कहानी मंच पर आज सुनते हैं रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी मी टाइम। अभीर, ये क्या तरीका है? तुम्हारी मम्मी जब देखो तब किसी न किसी बहाने से कमरे में चली आती हैं। क्या हुआ टिया, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? आज टिया आपे से बाहर थी। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, सब कुछ तो कर रही हूँ, फिर भी। साफ साफ बताओगी आखिर हुआ क्या है? अभीर का धैर्य अब जवाब देने लगा था। एक दिन की बात होती तो ठीक थी, पर अब तो यह रोज रोज की बात हो गई है। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराने, कभी कफ सिरप के ढक्कन खोलने, तो कभी कुछ। आज तो हद ही हो गई। हुआ क्या है, साफ साफ बताओगी या फिर बस पहेलियां ही बुझाती रहोगी? अभीर का धैर्य अब गुस्से में बदलने लगा था। घर का काम निपटा कर बस लेटी ही थी कि तुम्हारी मम्मी क्या लगा रखा है? वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती हैं। अभी ने चिढ़कर कहा। वो तुम्हारी ही मम्मी है। मेरी मम्मी होती तो मेरे मी टाइम एक्सप्लॉइट करने नहीं आ जाती। क्या वो टीवी के रिमोट की बैटरी भी नहीं बदल सकती? एक दिन की बात होती तो अलग बात थी, पर वो रोज रोज मेरे मी टाइम को बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। आखिर मेरी भी तो जिंदगी है। टिया की आवाज़ दूसरे कमरे तक आ रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर मंजरी जी को वैसे तो थोड़ा ऊंचा ही सुनाई देता था, पर आज उन्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था और दिखाई भी। मी टाइम कितना अलग सा शब्द था उनके लिए। कानों के लिए भी शायद अपरिचित ही था। शायद इसलिए जब भी उनकी बहू यह शब्द बोलती, उनके कान आज्ञाकारी बच्चों की तरह खड़े हो जाते। मंजरी जी भी शिक्षित थी। मनोविज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उन्होंने, पर आजकल की लड़कियों की तरह शब्दों के शॉर्ट फॉर्म उन्हें नहीं आते थे। आजकल की लड़कियों की तरह उनकी उंगलियां बोर्ड और माउस पर नहीं, बेलन और कलछुल पर चलती थी। शायद इसीलिए उनकी पीढ़ी के लिए उनकी शिक्षा का कोई महत्व ना था। कितना फर्क था इस पीढ़ी में और उनकी पीढ़ी में। पढ़ाई का मतलब नौकरी करना ही नहीं। वैसे भी हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, लड़की तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमारी दोनों बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा सकेंगी। यही तो कहा था उनके ससुर ने। मंजरी जी ने भी उनकी बात को सर माथे लगा लिया था, पर शिक्षित मन को समझा पाना इतना आसान भी नहीं था। एक बार दबे स्वर में उन्होंने अभीर के बाबूजी से कहा भी था, इतनी पढ़ाई की है, उसे यूं जाया तो नहीं होने दे सकती। किसी स्कूल में ज़रूरत क्या है नौकरी करने की, जब पति ठीक ठाक कमा रहा है तो? अब क्या इतना बुरा वक्त आ गया है कि मैं बीवी के टुकड़े पर पलूं? जितना कमा रहा हूँ उसमें रहना सीखो। दुनिया क्या सोचेगी? लगता है घर के हालात बेहतर नहीं हैं, इसलिए घर की औरत को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। अभीर के बाबूजी ने कुछ कहने का मौका ही कहाँ दिया था। शब्द गले में अटक कर रह गए। उनकी दुनिया घर की चार दीवारी और अभीर तक ही सीमित रह गई। अपने ही बच्चे का भविष्य ना बना सकी तो बाहर के बच्चों का भविष्य बनाकर क्या फ़ायदा? यही तो कहा था अभीर के बाबूजी ने। एक अजीब सा डर उनके मन में बैठ गया था। सच ही तो है, अभीर के बाबूजी उनका जो बनना बिगड़ना था वो बन गया। अब तो अभीर पर ही ध्यान देना था। अभीर की शैतानी दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी। एक जगह बैठना तो मानो उसने सीखा ही नहीं था। कोई ना कोई शिकायत लेकर आता ही रहता था। अब तो घर वाले भी परेशान हो गए थे। एक दिन बाबूजी ने उसके कान उमेटते हुए कहा था, सुधर जा वरना तुझे हॉस्टल भेज देंगे। सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी, बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी तेरी। हॉस्टल के नाम पर अभीर ही नहीं, मंजरी भी डर गई थी। मानो हॉस्टल ना हो काले पानी की सजा हो। पर वक्त बदला और वक्त के साथ सोच भी बदली।
घर वालों की सोच अचानक से बदल गई थी। पढ़ी लिखी बहू आज भी सबको चाहिए थी, पर अब पढ़े लिखे होने के साथ साथ नौकरी करने वाली हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटे की कमाई से घर नहीं चल सकता। महंगाई आसमान पर है, एक आदमी की कमाई से कैसे काम चलेगा। बच्चों का भविष्य भी बनाना है। पहले जहाँ बहुएं इसलिए पढ़ी लिखी लाई जाती थी कि वो बच्चों को पढ़ा सके, आज वही पीढ़ी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन और कोचिंग भेज रही है। अच्छे भविष्य के लिए उन्हें हॉस्टल भी भेजा जाने लगा है। बच्चे की जीवन की प्रथम पाठशाला माने जाने वाला परिवार अचानक से जागरूक अभिभावक माना जाने लगा है। आखिर इतनी पढ़ी लिखी बहू लाने का मतलब क्या रहा? टिया की बात सुन मंजरी जी का मन दुखी हो गया। कितना अलग था उनका जीवन। 15 लोगों के परिवार में खुद के लिए सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। चूल्हे चौके से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। पीठ सीधी करने के लिए कमरे में जाती भरती कि कोई ना कोई टपक पड़ता। फिर चाय पानी के दौर में खुद के लिए सोचने जैसी कभी चीज़ ही नहीं रही। शादी के पहले नाचने गाने का कितना शौक था। उन दिनों शहर में कुकिंग क्लास का सेंटर खुला था। 10 तरह की पनीर की सब्जी और 5 सूखी सब्जी सिखाने का 300 रुपये लेते थे। जा बिटिया सीख ले, ससुराल में काम आएगा। अम्मा ने मंजरी पर दबाव बनाया था। अम्मा तुम जो बनाती हो वही सीख लूँ बहुत है, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। बिटिया गुड़ कभी बेकार नहीं जाता। हमको तो बस वही मटर पनीर, पालक पनीर और मखाना पनीर के सिवाय कुछ भी नहीं आता। सुना है शादी में जो सब्जियां खाने को मिलती हैं वो सब सिखाते हैं। ससुराल वालों के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है। सासू माँ का पारा जब गर्म हो तो झट से बढ़िया वाली सब्जी बनाकर खिला देना। मंजरी अम्मा को याद कर मुस्कुरा दी। कितनी भोली थी अम्मा। कहाँ जानती थी उस घर में सास नहीं ससुर को खुश रखना ज़रूरी था। ससुर जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सुबह से शाम तक का मेन्यू ससुर जी ही तय करते थे। रोज रोज पनीर, घर में भैंस लगती है क्या? वैसे भी रोज रोज मसालेदार सब्जी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हफ्ते में कभी कभार पनीर की सब्जी बनती, सबको पसंद भी आती, पर घर की औरतों की थालियों तक शायद ही पहुंच पाती। उनकी दुनिया रसे और अचार तक सीमित थी। वे अचार और चटनी में ही अपने स्वाद को ढूंढ लेती। कितनी अलग थी उन दिनों औरतों की दुनिया। सिंधी कढ़ाई, भरवा कढ़ाई, कांथा से कड़े मेजपोश, तालपोश, पर्दे, साड़ियाँ और चादरों में रंगीन धागों की लच्छियों से काढ़े गए बेजान कपड़े उनके हाथों की कारीगरी से खिलखिलाने लगती थी। पर उनका जीवन किसी भी रंगीन लच्छी से, किसी भी कढ़ाई से खुशगवार नहीं हो सका। उन्होंने अपने जीवन में रंग भरने के लिए फिर जोर मारा और अब वह बाजार से 2 रंग वाली लच्छियाँ लेने लगी, पर उनका यह प्रयास भी विफल रहा। रोज कढ़ाई भी उनके जीवन में खुशियों के फूल नहीं खिला सकी। मन में ख्वाहिशों को ना पूरा हो पाने का मलाल एक गाठ कढ़ाई की तरह रहा। वे जिंदगी भर अपने ही सपनों को कंधों पर खींचती रही, पर कोई जंजीरा कढ़ाई उनका सहयोग ना कर सकी। पतियों के बगुले से झक सफ़ेद रुमालों के कोर में लटकती क्रोशिये के सफ़ेद धागे और उनके नाम का पहला अक्षर उनके दिलों और ज़िंदगी में औरतों के वजूद और मौजूदगी को जता नहीं सके। बाएं हाथ की पहली उंगली में तेजी से लपेटे जाते सफ़ेद धागे देखकर लगता मानो वह अपनी जिम्मेदारियों और सपनों को एक साथ लपेट रहे हैं, और वे धागे जब परत दर परत खुलते तो एक नई आकृति, एक नई कलाकृति का रूप ले लेती, जो उनके बेजान कपड़ों की तरह बेजान पड़ी जिंदगियों को संवारने का निरर्थक प्रयास करती।
टिनोपाल से धुले झक पेटीकोट के नीचे से झांकती क्रोशिया की लेस उनकी सुघड़ता को दर्शाती, पर उनके जीवन को सहेज और संवार नहीं पाती। क्रोशिया की सिलाई की नोक उनके सपनों में छेद करती रही और उनकी इच्छाओं को लहूलुहान। वक्त के साथ उंगलियों में लपेटे गए रुई की तरह सफ़ेद धागे के वजन के पीछे पतली होती उंगलियां उन हाथों के रंगीन सपनों और अरमानों को भी सफ़ेद करते चले गए। हर चेन के साथ बढ़ती नक्काशी लोगों की आंखों में उन कुशल हाथों के लिए प्रशंसा से भर देती, पर हर घना जाल उनके जीवन को पहले से अधिक उलझन से भर देता। पर वह खुश थी, क्योंकि अपनी खुशी को उन्होंने जाना ही कहाँ था। परिवार की खुशी और उनके चेहरों पर पसरा संतुष्टि का भाव उनके खुश रहने के लिए पर्याप्त था। सबसे बड़ी बात, पीहर तक उनकी शिकायतों का पुलिंदा और अम्मा बाबूजी की शर्मिंदगी से झुके हुए चेहरे को देखने की ताकत उनमें अब बिल्कुल भी नहीं थी। हर बार जब भी वह पीहर जाती, अम्मा पानी परोसने से पहले सबसे पहले एक ही सवाल पूछती, ससुराल में सब ठीक है ना? शायद बेटी से ज़्यादा उन्हें ससुराल की चिंता थी, क्योंकि ससुराल का सुखी और संतुष्ट होना बेटी के सुखी होने की निशानी थी। यह डर वक्त के साथ कम तो ज़रूर हुआ, पर ख़त्म नहीं हुआ। पीढ़ियाँ बदली, पर डर अभी भी कायम था। शायद इसीलिए अभीर की शादी के वक्त टिया की माँ ने विदाई के समय उनका हाथ पकड़ते हुए कहा था, टिया नादान है, इसकी गलतियाँ बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा, आपकी बेटी की तरह ही है। ना जाने मंजरी जी को ऐसा क्यों लगा था, मानो वो पूछना चाहती हूँ, बेटी है ना? कितना फ़र्क था दोनों पीढ़ियों में। मंजरी जी ने कितनी रातें तकिया भिगोकर आँखों में काटी थी। जानती थी विकल्प नहीं थे उनके पास। जिस युग में डोली और अर्थी एक ही दहलीज से उठने की बात कही जाती थी, वहाँ विकल्प के रास्ते स्वतः ही बंद हो जाते थे। कभी कभार लगता घर के दरवाजे भले ही बंद हो, पर मन के कपाट हमेशा खुले होने चाहिए। पर चाहिए और होने में हमेशा फ़र्क रहा। अम्मा ने हमेशा यही समझाया था, आंसुओं को या तो पी जाना या फिर बहा देना, पर उस खारे पानी के कारणों को कभी जाहिर नहीं करना। यह दर्द उनके अकेले का तो नहीं था। कितनी बार बड़ी भाभी जी तो कभी कभी देवरानी तो कभी कभी सासू जी के चेहरों पर भी परसे देखा था। सूजी आंखों के नीचे स्याह घेरे रात के फलसफे को बयां कर देती थी, और हम सब एक दूसरे के दर्द को जानकर भी अनजान बने रहते। एक छत के नीचे सांस लेते थे, एक साथ सुख भी बांट लेते थे। पर दुख, आज टिया को अपने पति से उनकी शिकायत करता देख न जाने क्यों उन्हें अजीब सा लगा था। हाँ, अपने पति, क्योंकि अभी उनके बेटे के साथ साथ अब टिया का पति भी था। वो लड़ रही थी खुद के समय के लिए, जिसमें वह खुलकर सांस ले सके, सोच सके अपने बारे में, बुन सके अपने सपनों को, संवार सके खुद को और एक नींद ले सके अपने थके हुए शरीर के साथ। कितना फ़र्क था उनकी ज़िंदगियों में। वह 3 लोगों के परिवार में खुद के लिए समय ढूंढ रही थी, और मंजरी 15 लोगों के परिवार में मैं, मेरा, मुझ जैसा शब्द कब का भूल चुकी थी। वक्त के साथ परिवार बिखर गया था। एक थाली में खाना खाने वाले भाई बहन चचेरे हो गए थे। जेठानी देवरानी पट्टीदार बन चुके थे। मंजरी जी के भी पति की मृत्यु के बाद इकलौती बेटे बहू के साथ मुंबई रहने आ गई थी। वक्त के साथ आदतें भी बदल जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं। सबसे अंत में टाट पट्टी बिछाकर एक साथ खाना खाने वाले बहुएं आज अलग अलग शहरों में डाइनिंग टेबल पर अकेले खा रही थीं। आज उनकी थालियों में अचार चटनी के साथ पनीर भी बराबर परोसा जा रहा था, पर अब उस पनीर की सब्जी में ना तो स्वाद महसूस होता था, न उन्हें खाने की इच्छा।
शायद जीभ में भी स्वाद के साथ समझौता करना सीख लिया था। मंजरी जी का मन न जाने कैसा कैसा हो गया। बरसों की आदत यूं ही तो नहीं जाती। 3 लोगों के परिवार में 3 लोग 3 समय पर खाना खाते थे। इस उम्र में खाना पचता नहीं था। टिया उनके हिस्से का खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती थी। मंजरी जी दिन में कई बार टिया के कमरे में झांक जाती, इस उम्मीद के साथ शायद कुछ प्रहर वह उनके साथ बिता ले। अकेले तो सुख भी नहीं पचता, खाना भला कैसे पचता। बात किए बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, पर उन्हें क्या पता था शहरों के घर के कमरे ही नहीं बल्कि उन घरों में रहने वालों के दिल भी छोटे होते हैं। टिया अपनी जगह सही थी, कम से कम उसे यह कहने की हिम्मत तो थी। वह जीवन भर अपने लिए अपना समय ढूंढती रही, पर वह समय कभी ना मिला। वह तो ये बात भूल भी चुकी थी, खुद के लिए भी समय होता है। कम से कम इस पीढ़ी ने अपने लिए समय मांगना और उसके लिए लड़ना तो शुरू किया। पर एक दिन टिया अभीर से अपनी सहेली के बारे में बात कर रही थी। घर में 2 प्राणी हैं। उसके पति सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। घर में रहते रहते वह बोर हो जाती है। अकेलेपन की वजह से उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। यह पीढ़ी शायद खुद भी नहीं जानती उन्हें क्या चाहिए। अकेलेपन से जूझता मन डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और इन्हें खुद के लिए मी टाइम भी चाहिए। मंजरी जी निराश होकर कमरे में चली गई। रात करवटें बदलते बीत गई। नींद जाने कब लगी। अबीर उन्हें ढूंढता हुआ कमरे में आ गया। उसने कमरे का पर्दा खोला। सूरज की तेज रोशनी उनके चेहरे पे पड़ रही थी। आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था और सीने पर किताब रखी हुई थी। शायद किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद लग गई थी। मंजरी जी का चेहरा एकदम शांत था, जैसे कोई बड़ा बोझ उनके दिल से उतर गया हो। अभीर ने आवाज़ दी, माँ उठो ना, सूरज सर पर चढ़ाया है और आप अभी तक सो रही हैं। मंजरी जी वैसी ही पड़ी रहीं। मंजरी जी इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। अभीर ने उनके माथे पे हाथ रखकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। वह वैसी ही पड़ी रही। शरीर एकदम ठंडा था। अभीर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चू गईं। उसने घबरा कर टिया को आवाज़ दिया, टिया टिया। टिया किचन में चाय चढ़ा रही थी। अभीर की आवाज़ सुनकर वह भी घबरा गई। वह घबरा कर मंजरी जी के कमरे की तरफ दौड़ी। अभीर की आंखों में आंसू बह रहे थे और मंजरी जी का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मंजरी जी इस संसार से जा चुकी थी, शायद अपने मी टाइम की तलाश में, जो उन्हें जीते जी कभी नहीं मिला। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। दिखता था तो सिर्फ गहन सा अंधेरा। सुना था अंधेरे के पीछे एक बड़ा सा कमरा जहाँ रोशनी नहीं, उससे भी ज़्यादा सघन अंधेरा। उस कमरे में रहने वाले एक क्या शुरू हो गया बीच में।